नमो नमः। सुप्रभातम। प्यारे बच्चों, आप सबका संस्कृत शाला की आज की कक्षा में हार्दिक स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप सब अपने अपने स्थान पर स्वस्थ होंगे। प्यारे बच्चों, सीबीएसई द्वारा परीक्षा के लिए निर्देश निश्चित कर दिए गए हैं। अब मई मास से इस वर्ष 2020-21 सत्र के लिए आपकी परीक्षाएं आरंभ हो रही हैं। तो हमारे पास में बहुत से बच्चों के मैसेज आए हैं कि सर पेपर को सॉल्व कैसे करना है, इस बारे में आप एक वीडियो बना दीजिए। तो इस विषय में यद्यपि एक वीडियो हमने बनाई थी जिसमें सीबीएसई द्वारा जो आदर्श प्रश्न पत्र दिया गया था उसके प्रश्नों का समाधान कैसे करना है ये हमने बताया था। तो आज की वीडियो में हम और अधिक विस्तार से इस बारे में बात करेंगे। अब क्योंकि प्रश्न पत्र का प्रारूप हम सब के सामने निश्चित हो चुका है, तो इस प्रश्न पत्र के जो दो भाग हैं, अ भाग और आ भाग, तो अ भाग जो है वो बहुविकल्पात्मक है। तो आज की इस वीडियो में बच्चों हम अ भाग के बहुविकल्पात्मक प्रश्नों पर बात करेंगे। मैं आशा करता हूं कि आपने अपना पूरा पाठ्यक्रम जो इस वर्ष के लिए है उसका अच्छे से अध्ययन कर लिया होगा। लेकिन बच्चों, प्रश्न पत्र को हल करना अपने आप में एक कला है, इसलिए आज की वीडियो में हम इस कला को सीखने का प्रयास करेंगे। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है क्योंकि इसमें हम आपको केवल उत्तर नहीं बताएंगे, बल्कि आप उत्तर कैसे बनाएं, उत्तर कैसे छांटें और वो भी विकल्पों में से आप उत्तर कैसे छांटें, ये हम आज आपको सिखाने वाले हैं। तो इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप तक हमारी अन्य वीडियोस भी पहुंचती रहें। तो चलिए अब देखते हैं अपने इस प्रश्न पत्र को। बच्चों, प्रश्न पत्र में कुल मिलाकर 19 प्रश्न हैं। अस्मिन् प्रश्न पत्रे 19 प्रमुखाः प्रश्नाः सन्ति। तो 19 प्रश्नों में से 9 प्रश्न जो हैं वो अ भाग में आएंगे, जो कि बहुविकल्पात्मक भाग है, जो 40 अंक का है। हमारा पूरा प्रश्न पत्र इस वर्ष 80 अंकों का रहने वाला है, जिसमें से 40 अंक के लिए विकल्पों के प्रश्न हैं और 40 अंकों के प्रश्नों के उत्तर आपको स्वयं लिखने हैं। तो जब आप उत्तर लिखते हैं तो वो उत्तर कैसे आप छांटेंगे, कैसे आप करेंगे, वो अब देख लेते हैं हम। अब कुछ बातों का जो ध्यान रखना है आपने उत्तर लिखना आरंभ करते हुए, एक तो ये है बेटा कि आप उनका क्रमांक अवश्य लिखें, प्रश्न का क्रमांक जो है वो आप अवश्य लिखें। और एक और बात मैं आपको बता रहा हूं, जैसे पहला प्रश्न जो है आपका वो संधि वाला है। तो जब संधि वाला प्रश्न आप करने लगे, आपने ये तो लिख दिया कि उत्तर संख्या 1, या आपने ऐसा लिखा कि प्रश्न 1 और उत्तर आपने लिखना आरंभ कर दिया, तो अब आप यहां पर केवल इतना लिख दीजिए कि संधि। अब संधि आप लिख देंगे तो इससे आपका जो चेक करने वाला है, क्योंकि अब आप उत्तर लिखेंगे, प्रश्न तो नहीं लिखेंगे आप अपनी उत्तर पुस्तिका में, तो चेक करने वाले के लिए इससे काम जो है वो प्रभावित होता है आपके इस कार्य से कि इस बच्चे को अपने पेपर न केवल पेपर करना आता है बल्कि पेपर को अच्छे से सही तरीके से करना भी आता है। तो ऐसे आप संधि, समास, प्रत्यय, उपपद विभक्ति या भाषिक कार्य जो प्रश्न है, तो वहां आप उनके सामने बस केवल एक, जैसे जब आरंभ कर रहे हैं उत्तर लिखना, तो वहां आप सिर्फ एक वो हेडिंग डाल दीजिए। अब हम आरंभ करते हैं संधि से। जैसे अब पहला प्रश्न है, यान्यनवद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि। अब निर्देश क्या दिया है इन्होंने हमें, ये कह रहे हैं कि रेखांकित पदानाम समुचितम संधि पदम संधि विच्छेदम वा प्रदत्त विकल्पेभ्यः चिनुत। जो विकल्प दिए हुए हैं इनमें से अब देखिए, या तो आपको संधि विच्छेद करना है या संधि करनी होगी, ये आपको देखकर ही पता चल जाएगा। यहाँ पर तो विकल्प भी उसी अनुरूप दिए हैं, यहाँ पर जोड़कर लिखा हुआ है तो आपको इसे अलग अलग करना है, और जब अलग अलग करके दिया जाएगा तो आप उसे जोड़ना होगा। अब आपको इसे जब अलग अलग करना है बच्चों, विकल्पों से उत्तर छांटना एक प्रकार उसका ये तो है ही कि आप सही उत्तर छांटें। इसका एक दूसरा तरीका यह भी है कि आप 3 में से देखिए 2 विकल्पों को यदि आप निगेट कर देते हैं, उनका आप निषेध कर देते हैं कि ये तो उत्तर नहीं हो सकते हैं, तो फिर तो निश्चित है कि तीसरा भी उत्तर होगा। तो दोनों ही प्रकार आपके सामने हैं। अब देखते हैं इसको। अब इसके लिए हम विकल्पों को देखते हैं। अब आपको विकल्पों ने आपकी सहायता ये कर दी, आपको ये देखना है कि विकल्प सही है या गलत है, क्या वो सही हो सकता है, तो आप उस पर विचार करें।
जैसे यान जमा यवद्यानी। अब यान जमा यवद्यानी जमा से पहले न है, बाद में यह है, इनकी कोई संधि हो ही नहीं सकती है। और संधि में इस बार आपके पास कौन कौन सी संधि लगी हैं? स्वर संधि और विसर्ग संधि। तो व्यंजन का तो उदाहरण आपके पास आ ही नहीं सकता, मतलब ये विकल्प जो है वह आपको भ्रमित करने के लिए दिया गया है। और 3 में से कई बार आपको आप देखेंगे 2 के 2 विकल्प जो हैं वो बहुत दूर के विकल्प हैं। कई बार हम देखेंगे बहुत नजदीक के विकल्प हमें मिलते हैं, लेकिन हमने क को निषेध कर दिया कि क नहीं हो सकता है। फिर आ रहा है अगला यान्य जमा वद्यानी। अब यहां आप देखें तो यहां पे जमा से पहले तो स्वर है, लेकिन बाद में व्यंजन है, तो इनकी भी संधि नहीं हो सकती है आपस में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि क और ख ये दोनों ही विकल्प उत्तर के रूप में नहीं हो सकते हैं। तो अब आ गया आपका तीसरा विकल्प जो कि उत्तर है। अब हो सकता है आप इसे बिल्कुल आप अलग अलग अच्छे से आप इसे उस तरह से आप न जानते हो कैसे करना है, लेकिन आपने विकल्पों को निगेट करना सीख लिया तो उससे भी आप सही उत्तर तक पहुंच जाएंगे। और आप देखें यहाँ पर इसको भी चेक कर लें, यानी जमा अनवद्यानी, जमा के दोनों ओर स्वर है और ये तो नियम है कि ई के सामने कोई भी स्वर आ जाए तो उसे य हो जाता है, तो बन जाता है यान्यनवद्यानी, इस प्रकार। और हम आपको सॉल्व करना सिखा रहे हैं, जरूरी नहीं यही प्रश्न आएगा, लेकिन यदि आपने सॉल्व करना सीख लिया तो फिर कोई सा भी प्रश्न आए आप उसे सॉल्व कर पाएंगे। अगला प्रश्न है, एक शरीर संक्षिप्ता पृथ्वी रक्षितव्या इति। अब यहां आपको संधि करनी है रक्षितव्या और इति में। तो आ और ई की संधि किसके बीच में होती है? जमा से जो बिल्कुल पहला अक्षर होता है और जमा के बिल्कुल बाद वाला जो अक्षर होता है, तो अक्षरों के बीच में संधि होती है। तो आ और ई मिलाकर क्या बनेगा ये देखना है। तो रक्षितव्यति, इन्होंने तो यहां पर आ हटा दिया है और ई जोड़ दिया है, तो ऐसा तो किसी नियम में नहीं होता है, तो ये हमने निगेट कर दिया है। फिर रक्षितव्येति, इन्होंने क्या किया है? आ और ई को मिलाकर ए किया है, तो ये तो गुण संधि का नियम बनता है। और अगला देखें तो यहां पर या बच गया है और ई को हटा दिया है, तो ऐसा भी कोई नियम नहीं बनता है, तो इसलिए इसका उत्तर होगा ख, रक्षितव्येति। तो इस तरह से आप इसका समाधान करेंगे। अगला है शैशवेभ्यस्त विद्यानाम। अब इस शब्द में आपको क्या करना है? अलग अलग करना है, संधि विच्छेद करना है। तो शैशवेभ्यस्त विद्यानाम, अब यहां पर देखिए ये एस का चिन्ह आया है, और जब एस का चिन्ह आ जाए तो यहां पर संधि विच्छेद करना बिल्कुल ही आसान हो जाता है। कैसे? आप इस एस के, इसे कहते हैं हम अवग्रह, अवग्रह चिन्ह के स्थान पर आपको अ लगाना होता है और बस वहीं से उसे अलग कर देना होता है। तो अब आपको इसमें यह ढूंढना है कि कहां एस की जगह अ लगा है। तो ख विकल्प को देखें, यहां तो एस यूं का यूं दे दिया, तो ये तो हो ही नहीं सकता है। यहां भी एस अवग्रह ऐसे का ऐसा दे दिया है, ये भी नहीं है। यहां देखें क में तो शैशवे और इस अवग्रह के स्थान पर अ आ गया है, अभ्यस्त विद्यानाम, तो इसलिए ये आपका उत्तर सही होगा इसमें क। आगे देखते हैं, दौवारिकः तु। अब देखिए, अब पहले तीनों उदाहरण स्वर संधि से थे, अब जमा से पहले विसर्ग है, तो जैसे ही विसर्ग आएगा जमा से पहले तो इसका मतलब विसर्ग संधि की बात शुरू हो गई है। अब विसर्ग संधि की बात शुरू हो गई तो विसर्ग को क्या क्या हो सकता है? विसर्ग को या तो विसर्ग को स श श हो सकते हैं, या र हो सकता है, या ओ हो सकता है, विसर्ग का लोप हो सकता है। अब आपको देखना है कि यहाँ क्या हुआ है। और विसर्ग संधि को यदि आप और अच्छे से समझना चाहते हैं तो आपके यहाँ डिस्क्रिप्शन में जो आपके जो ऊपर यहाँ लिंक चल रहा है, ये जो लिंक आ रहा है, आप इस पर क्लिक करके भी आप विसर्ग संधि को अच्छे से समझ भी सकते हैं। अब यहाँ देखते हैं, अब तीनों विकल्प हैं, तीनों विकल्प यहां हम कह सकते हैं कि ये विकल्प नजदीक के हैं, क्योंकि स, श और श इन तीनों में से एक होना है। तो क्या होगा वो देखिए, जब विसर्ग के सामने क्या हो, त या थ में से कुछ आ जाए तो विसर्ग को स हो जाता है, तो इसलिए हमारा विकल्प क ठीक होगा, बन जाएगा दौवारिकस्तु। अग्रिम देखें, यद्यपि देवादेशः प्रमाणम। अब देवादेशः है तो देवादेशः में संधि करनी है या विच्छेद करना है? जी हाँ, ये तो संधि तो है, यहां पर आपको विच्छेद करना है।
अब देखेंगे आपके दो शब्द ऐसे आप अलग कर दें जिन्हें आप किसी नियमानुसार जोड़ भी सकें। तो देवा जमा देशः, जब स्वर संधि की बात कर रहे हैं बेटा, एक मोटी सी आपको मैं बात बताऊं, स्वर संधि का को जब अलग अलग करेंगे तो दोनों ओर स्वर तो होने चाहिए कम से कम, तभी तो वो जुड़ पाएंगे। तो यहां आप देख रहे हैं कि जमा से पहले तो स्वर है, बाद में स्वर नहीं है, तो बिल्कुल आप इसे निगेट कर सकते हैं कि ये तो उत्तर हो ही नहीं सकता कभी। अब बचे दो विकल्प, देव जमा आदेश और देवा जमा आदेश। इसका मतलब आदेश तो रहना है पीछे। अब आगे देव है या देवा है, तो आगे यहां पर देवा जो है वह बहुवचन में बनता है, तो देव आदेश। अब आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि पाठ में जो है वह ये एक वचन में प्रयोग हुआ है, तो इसलिए देव जमा आदेश, और वैसे भी बहुवचन में जब आएगा तो देवाह बनता है, तो इसलिए देव जमा आदेश देवस्य आदेश, ऐसा इसका समस्त पद विग्रह भी बन जाता है। तो देव जमा आदेश, ये ख इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देखें तो अत्रैव स्थित्वा श्रोष्यामि, तो अत्रैव में आपको फिर संधि विच्छेद करना है। अब देखिए एक विकल्प तो बिल्कुल यहां पर जो है वो सीधा सीधा हटा सकते हैं क को, तो अत्रई जमा व, क्योंकि दोनों ओर स्वर नहीं है। अगला देखें, अब ये दो नजदीक के हैं, अत्र जमा ऐव या अत्र जमा एव। अब आपने थोड़ा सा भी ध्यान से बेटा पढ़ा होगा तो आपको ध्यान आ जाएगा कि ऐव तो कुछ होता ही नहीं है शब्द, बल्कि होता है एव, तो इसलिए ग विकल्प आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा, अत्र जमा एव। अब है यस्याह शक्र समः भर्ता। अब विसर्ग संधि की बात आ गई है और विसर्ग के सामने आ गया है भ। अब ये ध्यान रख लीजिए, एक बड़ी सीधी सी सिंपल सी बात जो है आपकी, विकल्पों के अनुसार पहले देख लेते हैं, बाद में आपको बात बताता हूं। शक्र समस भरता, शक्र समो भरता या शक्र समर भरता। एक जगह स हुआ है, एक जगह ओ हुआ है, एक जगह र हुआ है, तो विसर्ग को तीनों हो सकते हैं। तो अब आपको ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी क्या, कि यदि विसर्ग के सामने क्या आ जाए, यर लव में से कोई आ जाए, या वर्गों विसर्ग से पहले यदि अ हो, एक बड़ी बड़ी सी बात, सीधी सी बात, विसर्ग से पहले अ हो और सामने वर्गों का पहला दूसरा अक्षर न हो, तो आप विसर्ग को ओ कर दीजिए। 90-95% परिस्थितियों में आपका उत्तर बिल्कुल सही होगा। ये अनुभव के आधार पर मैं आपको ये बात बता रहा हूं। तो यहां उत्तर क्या आ जाएगा फिर, शक्र समो भरता। और जो मैंने जिस वीडियो की मैंने आपको अभी बात कही थी, आप उसमें देखेंगे तो वहां पर आपको ये बहुत अच्छे से केवल 4 वाक्यों में विसर्ग संधि समझाई गई है कि कब विसर्ग को स स श होंगे, कब ओ होगा, कब र और कब लोप। तो मेरा आपसे ये आग्रह है कि आप इस वीडियो को अवश्य देखें, और डिस्क्रिप्शन में भी आपको इस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। अग्रिम प्रश्न है, अब इस तरह से हमने इस पहले प्रश्न को किया, हमें इसमें से 6 ही करने थे, लेकिन आप सातों के साथ पर ही आप सातों के साथ लिख सकते हैं। तो इनमें से जो भी आपके 6 ठीक होंगे, आपको उनका उत्तर, उनके लिए अंक जो हैं वो आपको मिल जाएंगे। क्योंकि हमारी CBSE के द्वारा भी ये रहता है कि यदि आपने इस क्रम से लिख दिया है, आपने अधिक भी लिख दिए हैं, तो उसमें से जो आपके ठीक होंगे उस अनुरूप आपको अंक मिल जाते हैं। अब द्वितीय प्रश्न की बात करते हैं। द्वितीय प्रश्न कैसा रहेगा, अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानां समुचितम समस्त पदम विग्रह वाक्यम वा प्रदत्त विकल्पेभ्यः चिनुत। अब क्या करना है इसमें, आपको या तो समस्त पद छांटना है विकल्पों में से, या फिर विग्रह वाक्य छांटना है। अब ये समस्त पद क्या होता है, जब हम 2 या 2 से ज्यादा शब्दों को जोड़कर लिखते हैं तो वो कहलाता है समस्त पद समास। और जब हम उन जुड़े हुए शब्दों को अलग अलग करके हम लिखते हैं तो वो कहलाता है उसका विग्रह। बच्चों, संधि होती है अक्षरों के बीच में, वर्णों के बीच में, जबकि समास होता है शब्दों के, पदों के बीच में। तो इसलिए जो है यहाँ पर हम जोड़ने का, जमा का चिन्ह यहाँ पर नहीं लगाते हैं अलग करते हुए। अब देख लेते हैं, और इसको भी आप अच्छे से समझना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में समास की जो हमने, जो इस बार आपके पास कौन कौन से समास लगे हुए हैं, पहली बात तो ये भी जानना जरूरी है। आपके पास अव्ययभाव समास है, तत्पुरुष समास है और द्वंद्व समास है। ये 3 ही समास लगे हुए हैं।
तो इन्हीं तीनों समासों के उदाहरण आपके पास में आपको मिलेंगे। और बच्चों मैं आपको बता दूं, आपकी 12वीं कक्षा के 9 पाठों में अव्यय भाव समास के कुल मिलाकर 5-6 उदाहरण हैं सिर्फ। और द्वंद्व समास की बात करें तो 3-4 उदाहरण हैं केवल जिनमें द्वंद्व समास है। उनको हमने समास से संबंधित जो अब हमारी वीडियो अगली आने वाली है, हमने अलग अलग विषयों पर आधारित भी वीडियो बनाई है, उसमें हमने अलग से उनको दे भी दिया है। तो ज्यादातर उदाहरण आपको तत्पुरुष समास के यहां पर मिलने वाले हैं। और तत्पुरुष समास का देखिए पहला उदाहरण भी तत्पुरुष समास का है। तो धैर्य सागरः लक्ष्मणः केन क्षोभितः। तो धैर्य सागर अर्थात धैर्य का जो सागर है। अब आपको का के की षष्ठी। अब धैर्य शब्द में जहां पर अब देखिए 3 विकल्प हैं, धैर्येण सागरः, धैर्यस्य सागरः, धैर्याय सागरः। सागर तो अंत में आना ही आना है। पहले पद में विभक्ति कौन सी लगेगी, इससे आपको पता चलेगा कि उत्तर कौन सा है। अब काके की में षष्ठी लगनी है, और षष्ठी में पुल्लिंग कैसे चलता है, जैसे बालकस्य, रामस्य, ऐसे ही धैर्यस्य। तो यहां उत्तर बनेगा ख, धैर्यस्य सागरः। अब हम अगले भाग को देखते हैं। इसका द्वितीय जो भाग है कि दुष्टः उरगक्षता अंगुलीव त्याज्यः। उरग क्षता। अब उरग किसे कहते हैं, सर्प को। और सर्प के द्वारा काटी गई, सर्प के द्वारा जो है वो क्षत विक्षत की गई। और के द्वारा में कौन सी विभक्ति लगती है, तृतीया। यहां भी बच्चों आपको विभक्ति ही पहचाननी है, बाद वाला शब्द तो यूं का यूं है। ये तत्पुरुष समास का उदाहरण है। तो क्या बन जाएगा तृतीया में, उरगेण क्षता। ऐसे ही बालकेन रामेण, तो उरगेण। अगला देखें तो दीर्घ प्रयासेन कृतम हि वस्तु। अब दीर्घ प्रयासेन, यहां आप देखेंगे इसे तो दीर्घ प्रयास से के द्वारा की गई वस्तु। और दीर्घ प्रयासेन तो अलग अलग करेंगे, बन जाएगा दीर्घेण प्रयासेन। यहां ये विशेषण विशेष्य है, ये दीर्घ प्रयासेन, दीर्घेण प्रयासेन। तो अगला देखते हैं, तत्किमपि यथेच्छम पृच्छ। तो यथेच्छम, अब ये अव्यय भाव समास का उदाहरण है। कैसे, क्योंकि इसमें शुरुआत में अव्यय आया है यथा, और यथा को हो जाता है अनतिक्रम्य। 4-5 उदाहरण है जैसा मैंने आपको बताया, तो आप उन्हें देख सकते हैं। तो यथा को अनतिक्रम हो जाता है। एक स का उदाहरण मिलेगा आपको जिसका सहितम हो जाता है सह को। और इसके अतिरिक्त आपको प्रति का उदाहरण मिलेगा। तो 3-4 तरह के यहाँ पर आए हैं, उनको आप देख लेंगे तो आपके अव्यय भाव समास का उदाहरण बिल्कुल भी गलत नहीं होगा वो। ये तो यथेच्छम तो अनतिक्रम में कहा था कि यथा को हो जाता है, तो अनतिक्रम में एक में ही है सिर्फ। तो आप यहाँ पर इच्छाम अनतिक्रम्य, इसे आप ठीक कर लेंगे। तो ग उत्तर हो गया। आगे देखिए पति पत्न्यौ। अब पति पत्न्यौ जो है ये उदाहरण है आपका द्वंद्व समास का। पति और पत्नी, द्वंद्व का अर्थ होता है जोड़ा। अब पति और पत्नी, अब देखिए यहां पर आप पति ही च, पत्नी च, इसमें भी और च लगाकर अलग करते हैं, तीनों में च लगाकर अलग किया गया है। तो फिर पति च पत्न्यौ च, देखिए यहां पर द्विवचन देने की कोशिश की जा रही है। तो ये इस तरह से यहां भी यही स्थिति है, और यहां तो ई में भी बड़ी की मात्रा दे दी है। तो थोड़ा सा बारीक नजर यदि रखेंगे, थोड़ा सा पहचान रखेंगे, तो आप आसानी से विकल्पों में से सही उत्तर छांट पाएंगे। तो यहां सही उत्तर है क, पति च पत्नी च। आगे स्वशिशूनाम चरित्र निर्माणम, चरित्र का निर्माण करना। फिर वापस तत्पुरुष आ गया है। देखिए 6 में से चौथा उदाहरण है तत्पुरुष का, और यही स्थिति आपको अपने पेपर में मिलने वाली है। 6 में से आप जो 7 या 8 उदाहरण जो आएंगे, आपको उसमें से 5 या 6 उदाहरण तत्पुरुष के मिलने वाले हैं। और तत्पुरुष में होता क्या है बच्चों, सिर्फ पहले शब्द में आप विभक्ति लगाकर उसे अलग कर देते हैं, और जब मिलाना होता है तो पहले शब्द की ही विभक्ति हटाते हैं और उसे बाद वाले शब्द को उसके साथ जोड़ देते हैं, तो वो मिल जाता है। तो चरित्र निर्माणम, तो अब चरित्र का निर्माण करना। अब काके की में षष्ठी थी, ये पहले भी देखा था, तो षष्ठी में क्या बनता है, चरित्रस्य। तो ख हो जाएगा चरित्रस्य निर्माणम। ऐसे ही क्लू ढूंढ के आपको उत्तर का सही प्रश्न का सही उत्तर ढूंढना है।
कथम सन्यासिनोपि कठोर भाषणैः तिरस्करोषि। तो कठोर भाषणैः, कठोरैः भाषणैः, यहाँ विशेषण विशेष्य है, ये इसका विशेषण है। मैं समझता हूं कि यहाँ पर इसे नहीं होना चाहिए था क्योंकि ये कर्मधारय समास का उदाहरण है। तो कठोरैः, कठोरम भाषणम, कठोर भाषणम, और तैः कठोरैः भाषणैः। तो अग्रिम प्रश्न है, तो इस प्रकार मैं समझता हूं समास भी आपने अच्छे से यहाँ पर समझा है कि समासों के उत्तर कैसे छांटने हैं। अब अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानां समुचितं संयोजितं विभाजितं वा प्रकृतिं प्रत्ययं प्रदत्त विकल्पेभ्यः चिनुत। आपको या तो यहाँ पर प्रत्ययों को देखिए, प्रत्ययों पर आधारित हैं, यहाँ ये जुड़े हुए हैं, जुड़ा हुआ शब्द है, तो आपको यहाँ पर इनके अलग अलग जो हैं इन देखना है कि कौन से विकल्प को मिलाने से ये विसर्जितः बनता है। तो राज्ञः हस्तेनैव विसर्जितः। अब आप देखेंगे, अगर प्रत्ययों पर हम चर्चा कर रहे हैं कि प्रत्ययों के आधार पर हम उत्तरों को कैसे छांट सकते हैं, तो विसर्जतः, उपसर्ग देखें तो तीनों में वी है, इसके आधार पर आप नहीं छांट सकते। आप जब त देखें तो त जो बचता है किस प्रत्यय में से, क्त प्रत्यय में से, तो एक तो विकल्प आपका अब हट गया, यहाँ पे क में तह प्रत्यय दिया है, ये कोई प्रत्यय नहीं होता है, तो प्रत्यय होता है क्त। तो इन दो में से एक छांटना है, तो अब किसके आधार पर छांटोगे, धातु के आधार पर। एक में धातु सृज है, एक में धातु है सर्जी। तो धातु जो है बेटा, अधिकांश धातुएं, एक मैं बताऊं आपको, 100 में से 90 जो धातुएं हैं वो हलंत हैं। तो सृज, वी सृज क्त, इस आधार पर आप यहां पर ख विकल्प को उत्तर चुन सकते हैं, जो कि बिल्कुल सही होगा। अगला देखें, तो बलि बलम वेत्ति न निर्बलः। अब बलि में कौन सा प्रत्यय हो सकता है देखिए, और कौन सा शब्द हो सकता है देखिए। बल जमा ई कोई प्रत्यय अपने आप में नहीं है, यहां भी ई है तो ये भी कोई प्रत्यय नहीं है, इन प्रत्यय है, और ये बचता है इन्हीं में से, ऋणी प्रत्यय होता है जिसमें से इन शेष बचता है, तो इन प्रत्यय है, बल जमा इन, बलिन बन जाता है, और पुल्लिंग में इसका प्रयोग होता है तो बलि हो जाता है। अगला है प्रसृता। अब प्रसृता में भी देखिए अंत में क्या आया है, अंत में ता आया है, और अंत में ता जो है बच्चों कई प्रत्ययों में बनता है। एक तो तल प्रत्यय में ता आ जाता है, एक जो क्त प्रत्यय का प्रयोग होता है उसमें भी जब स्त्रीलिंग में प्रयोग होता है तब भी ता आ जाता है, और जब त आ आता है स्त्रीलिंग बनाने के लिए तो आ कब आता है, जब टा प्रत्यय होता है। ये बात ध्यान कर लीजिए मेरी कि अगर स्त्रीलिंग शब्द बनाना है और आ जोड़ना है पीछे तो वो टाप में से ही बचेगा। तो यहां पर देखिए आप, आ कोई प्रत्यय नहीं है, अ कोई प्रत्यय नहीं है, टाप प्रत्यय है, तो आप इस ग विकल्प को बिल्कुल सही कर सकते हैं। अब बात आती है अपौरुषेयम श्रुति। अब श्रुति देखिए, ती किस में से बचता है, ती बचता है तीन प्रत्यय में से, तो तीन प्रत्यय को आप यहां पर देख सकते हैं बच्चों। और एक और मैं कहना चाहूंगा, अपने प्रत्ययों पर यदि आपको गंभीरता से अध्ययन करना है, गहराई से अध्ययन करना है, तो डिस्क्रिप्शन में प्रत्ययों की भी जो हमने वीडियो बनाई हुई है वो दी गई है, तो आप उसका अध्ययन कर सकते हैं। तो श्रुति ही, अपौरुषेयम श्रुति ही, तो तीन प्रत्यय देखिए एक ही जगह पर दिया गया है, तो आपके लिए कोई ज्यादा समस्या होनी ही नहीं चाहिए। अगर केवल आप इतना जानते हैं कि ती किस में से बचता है, तीन में से, तो क ठीक हो जाएगा। अगला है दैवी संपद विमोक्षाय भवति। अब दैवी में देखिए, जब प्रसृता आया था, स्त्रीलिंग में आ बनाते हैं तो प्रत्यय होता है टाप, और जब ई बनाते हैं तो प्रत्यय वहां पर आपको गीप मिलेगा या गीश मिलेगा, और इस वर्ष हमारे पास में गीप प्रत्यय ही लगा हुआ है तो गीप ही आएगा अगर आता है तो आप प्रत्यय देखेंगे तो दो में तो ई लगा हुआ है जो कोई प्रत्यय नहीं है, तो एक में ही है गीप, तो बन गया, यही विकल्प हमारा उत्तर बन गया है ख। तो इस तरह एक समझ के आधार पर आप उत्तरों को छांट सकते हैं। मैं फिर से कह रहा हूं, विकल्पों से उत्तर छांटना बच्चों एक कला है, और आप इस कला को सीखिए, हम इसका और भी आपको आगे अभ्यास कराते रहेंगे। अब है अलोलुपत्वम। इस शब्द में आपको यहां पर अलग अलग करना है, तो अलोलुप जमा त्वम। अब त्वम जो है शब्द, अब ये कहां आता है, ये त्व प्रत्यय होता है बच्चों, जैसे तल से ता बचता है
और त्व प्रत्यय का त्व ही रह जाता है, लेकिन नपुंसक लिंग में प्रयोग होता है तो त्व को त्वम हो जाता है। तो प्रत्यय जो है वो त्वम नहीं है, प्रत्यय जो है वो तव नहीं है, बल्कि प्रत्यय है त्व। तो इसलिए विकल्प सही हो गया है ग। तो इस तरह से आपको भ्रमित किया जाएगा, तव प्रत्यय, तव कोई प्रत्यय नहीं होता है, ये ध्यान में रखना है आपने। तो अगला है प्रकृति सौंदर्यम अवलोकयन। अब अवलोकयन, अवलोकयन का न जो है वो हलंत है। अब ये न हलंत जब आपको मिलता है, एक तो आपको मतु प्रत्यय में मिलेगा, जैसे शक्तिमान का न हलंत, और एक आपको मिलेगा क्षत्रिय में, क्योंकि क्षत्रिय में अत बचता है और त को न हो जाता है। तो क्षत्रिय के भी देखिए दो दिए गए हैं यहाँ पर, यन तो कोई प्रत्यय होता ही नहीं है, तो आप उसे यहाँ पर हटा सकते हैं। अब बच्चे देखिए दो विकल्प क्षत्रिय के ये रहे यहाँ पर कि अवलोक जमा क्षत्रिय। अब अव उपसर्ग है, जब भी आप उसे दिखाते हैं तो आपको उसे अलग करके दिखाना चाहिए, और चलो आप इकट्ठा करके दिखाते हैं तब भी यहाँ पर गलती है, ये क को हलंत नहीं किया है, क पूरा है ग विकल्प में, तो जबकि लोक धातु का क हलंत होता है। अभी पहले भी हमने बात की थी कि अधिकांश धातुएं हलंत हैं। तो अवलोक क्षत्रिय, इस आधार पर क विकल्प हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। हमने इनको देखा है अभी। अब चतुर्थ प्रश्न देखते हैं। चतुर्थ प्रश्न में क्या कहा गया है, यहां समुचितम उपपद विभक्ति रूपम चिनुत। उपपद विभक्ति का जो रूप है आपको उसे चुनना है। तो आचार्येति पदम प्राप्य रिक्त स्थानम जीवन कलाम शिक्षयिष्यामि। जीवन कला सिखाऊंगी किनको, किनके लिए जीवन कला सिखाऊंगी मैं, तो शिष्य शब्द से कौन सी विभक्ति लगेगी ये देखना है आपको। तो शिक्षणार्थ में जिसको शिक्षा दी जाती है तो उसमें कौन सी विभक्ति लगती है, बालकाय यच्छामि, कुछ भी सीख देना, सिखाना, विद्या दान करना, विद्या भी दान है एक तरह का, शिक्षा भी दान है, तो चतुर्थी विभक्ति लगेगी यहाँ पर, तो शिष्येभ्यः, ये आपका विकल्प सही हो जाएगा। अब उपपद विभक्ति के ये नियम हैं, जो कि आपके पास में उपपद विभक्ति 3 अंक के लिए लगी हुई है, जिसमें 3 ही प्रश्न आपको इसमें करने हैं। दौवारिक इत आया ही किमपि कथयिष्यामि, कुछ कहूंगा, और कैसे कहूंगा, कान से कहूंगा, कान का कहूंगा या कान में कहूंगा, तो कान में कहूंगा। कर्णे कर्णे कथयिष्यामि, ये यहाँ पर सामान्य एक कत धातु के साथ में जो है वो प्रयोग हुआ है। अतः परम मातुः रिक्त स्थानम श्रोतुम न इच्छामि, मैं माता का क्या सुनना नहीं चाहता, मैं माता की आलोचनाम श्रोतुम न इच्छामि, आलोचना को सुनना नहीं चाहता हूं, तो परिवादम ये उत्तर हो जाएगा। और ये आया है न प्रमदितव्यम, प्रमाद नहीं करना चाहिए। अब प्रमाद के अर्थ में बच्चों पंचमी विभक्ति आती है, और आपके पहले ही पाठ में इसके कई सारे उदाहरण हैं। तो सत्यात, सत्यात न प्रमदितव्यम, ये आपका बन जाएगा। और प्यारे बच्चों उपपद विभक्ति पर जल्दी ही हम आपके लिए एक वीडियो लेकर आ रहे हैं, जिसमें आपके लिए उपपद विभक्ति कौन कौन सी विभक्ति के अर्थ में कौन कौन सी उपपद विभक्तियां हैं, ये आपको विस्तार से उसमें बताया जाएगा, तो आप उसे भी अवश्य देखिएगा। अब इतना करने के बाद ये 4 जो हमने प्रश्न किए बच्चों, ये 20 अंक का हम काम कर चुके हैं, और ये व्याकरण में से थे। अब अगले 20 अंक में से 10 अंक तो पठिता उद्बोधन में से हैं, और 10 अंक संस्कृत साहित्य में से हैं। अब इन्हें देख लेते हैं। अब 5वां प्रश्न है भाषिक कार्यम। अब इसमें आपको जो पंक्ति पढ़नी है, पहले पंक्ति दी गई है, उसमें उसके बाद निर्देश जो दिया गया है, उस निर्देश के अनुसार आप उत्तर देंगे। तो जैसे पुनः गजेंद्रारूढ़ो भोजः राजभवनम अगात, अत्र विशेषण पदम किम, यहाँ विशेषण पद कौन सा है। अब विशेषण क्या होता है, जो विशेषता को बताता है, तो फिर कोई वो भी होगा जिसकी विशेषता को बताया जा रहा है। तो भोज आता है, तो भोज की विशेषता बताई जाएगी यहाँ पर, क्योंकि भोज ही विशेष्य है, भोज यहाँ पर संज्ञा शब्द है। तो भोज मतलब कैसा भोज। अब देखिए, अब इस आधार पर आप एक तो विकल्प हटा सकते हैं कि भोजः तो उत्तर नहीं हो सकता। दूसरा, अब जब भी विशेषण विशेष्य पूछें, एक बात और आप जान सकते हैं,
विशेषण विशेष्य में दोनों में ही समान विभक्ति, समान लिंग और समान वचन होता है। तो गजेंद्रारूढ़ः भोजः दोनों में पुल्लिंग है, राजभवनम इसलिए नहीं हो सकता है, तो इसलिए विकल्प हो गया ख, गजेंद्र पर आरूढ़ भोज, हाथी पर बैठा हुआ, तो ये इसका विशेषण है। तो आप इसलिए बच्चों इन प्रश्नों को अच्छे से समझें, भाषिक कार्य वाले प्रश्नों को आप अच्छे से समझेंगे तो उत्तर यही मिलेगा आपको, उसी पंक्ति में उत्तर है, थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे तो आपको उत्तर मिल जाएगा। अगला है द्रौपदीं स्वीयां संपत्तिं मन्यमानः युधिष्ठिरः ताम द्यूते हारितवान। उसको द्यूत में हार गए थे युधिष्ठिर। मदालसा पाठ से पंक्ति ली गई है। तो अत्र ताम इति सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम। ताम यह सर्वनाम पद जो आया है ये किसके लिए प्रयोग हुआ है? ताम मतलब किसको, किसको हारे थे? वह द्रौपदी को हारे थे, तो उत्तर वही होगा जो द्रौपदी से जुड़ा हुआ होगा। अब इतना पता लगा लिया तो आप दो विकल्पों को तो अपने आप निगेट कर देंगे, ख और ग को, तो जो उत्तर है वो क, द्रौपदी से युक्त है जो शब्द, वही उत्तर है द्रौपदीम। तो कस्मै हम देखेंगे तो द्रौपद्यै ऐसा होना चाहिए था यहाँ पर, तो द्रौपद्यै, तो द्रौपदी से युक्त जो है विकल्प आपका वो उत्तर में आप उसे रखेंगे। तो यहाँ तो बिल्कुल सरल ही था इसे छांटना। अगला है कि देव लोका हमाम सर्वज्ञम कथयन्ति अत्र अल्पज्ञम इत्यस्य विलोम पदम किम। यहाँ अल्पज्ञ इसका विलोम पद क्या है? विलोम पद किसे कहते हैं? जो विपरीतार्थक होता है, उल्टे अर्थ वाला होता है, इसे विपर्यय भी कहते हैं। तो किसका बताना है? अल्पज्ञ। अल्पज्ञ मतलब थोड़ा जानने वाला। और देखिए यहाँ पे अल्पज्ञ है, ऐसा ही शब्द और कौन सा लग रहा है आपको? देखिए देव है क्या उसका? नहीं, देव से कोई मतलब नहीं है। लोकाह लोग, ये भी नहीं लग रहा है। तो एक ही है सर्वज्ञम। देखो अल्पज्ञ में ज्ञ आ रहा है, अल्पज्ञ सर्वज्ञ, तो ये मिलते हैं आपस में एक दूसरे के, तो अर्थ भी इनका जो है विपरीत है, कम जानने वाला और सब कुछ जानने वाला, तो सर्वज्ञम। तो इस तरह से आप थोड़ा सा विकल्पों की आपस में तुलना करके वहां से उत्तर निकालें। इससे आप अपने उत्तर को आप के चांसेस ज्यादा रहेंगे कि वो बिल्कुल ठीक हो। अगला है त्वया भोजो भुवनेश्वरी विपिने रात्रौ हंतव्यः अत्र वने इत्यस्य पर्याय पदम किम। यहाँ पर वन, वने इत्यस्य पर्याय पदम किम। अब वने अर्थात वन में, अब यहाँ वन के अर्थ में कौन सा आया है शब्द? क्या त्वया आया है? नहीं। रात्रौ रात में आया है? नहीं। तो बचा एक ही विकल्प। आपको उसका अर्थ यदि पता है तो बहुत बढ़िया, और नहीं पता है तो भी आपने, क्योंकि दो गलत साबित कर दिए आपने, तो तीसरा तो उत्तर है ही। और विपिन का अर्थ वन होता है, जंगल, तो विपिने, ये उत्तर हो गया। तो पर्याय जो पद आया है इसको आप समानार्थक भी कहते हैं। ऐसा भी आ सकता है कि समानार्थक पूछ ले और इत्यर्थे करके पूछेगा, तब भी बच्चों वो पर्याय ही आपसे पूछ रहा है, ऐसा आप जान लीजिए। अब है केवलम महाराज शिववीरस्य आज्ञाम वयम शिरसा वहामः अत्र क्रियापदम किम। तो बच्चों क्रियापद जब आपसे पूछे तो ये जान लीजिएगा, ज्यादातर तो क्रियापद जो है वह अंत में होता है। वैसे संस्कृत की ये खासियत है कि यहाँ किसी शब्द का संज्ञा, समास, सर्वनाम या कर्ता, क्रिया, कर्म आदि का स्थान निश्चित नहीं है, वो कहीं भी हो सकते हैं, लेकिन फिर भी मुख्यतः आपको अंत में मिलता है। एक तो ये कॉमन सेंस रखें, फिर उसमें साथ में क्या है, जैसे तीतः, अंति, सीथ, थ, आमी, आव, आमः, या अन्य लकारों के जो प्रत्यय हैं वो प्रत्यय जुड़े हुए होंगे, या फिर कोई अन्य प्रत्यय, त्वा, ल्यप, तुमुन इत्यादि, या क्तवतु प्रत्यय, ये क्तवतु भी विशेष रूप से क्रिया में प्रयोग होते हैं। अब क्या वयम हो सकता है क्रियापद? नहीं। शिरसा, अब क्रियापद के स्थान पर ये तो कारक पद है, हम सब, सिर से, तो इन दोनों विकल्पों को भी अगर आप काट दें तो तीसरा विकल्प है आपका वहामह, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आमह इसमें जुड़ा हुआ है, लट लकार का यह शब्द है, वहामह अर्थात धारण करते हैं। ऐसे आप क्रिया को छांट सकते हैं। अगला है विशेष्य छांटना है आपको। अभी बात की थी ना हमने विशेषण विशेष्य की। विशेषण जो विशेषता को बताता है और विशेष्य मतलब जिसकी विशेषता बताई जा रही है। तो एकेनापि सुपुत्रेण विद्यायुक्तेन साधुना, एक विद्या से युक्त साधु पुत्र के द्वारा। तो किसके द्वारा? पुत्र के द्वारा। और कैसे पुत्र के द्वारा? बाकी तीनों तो विशेषण हैं,
क्योंकि जब एक विशेष्य पूछा, देखो विभक्ति तो सब में समान है, उसके आधार पर आप नहीं छांट सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये देखना पड़ेगा किसके बारे में कह रहे हैं, तो पुत्र के बारे में कह रहे हैं, सुपुत्र के बारे में कह रहे हैं, तो वही आपका उत्तर हो जाएगा, तो क। और अग्रिम है त्वं स्वज्ञान विज्ञानयोः प्रयोगम कर्तुम शक्ष्यसि। अत्र कर्तृपदम किम, यहाँ कर्तृपद छांटना है, कर्ता, तो कर्ता आप छांटेंगे यहां से, उसके लिए आपको क्रिया देखनी पड़ेगी पहले। क्रिया क्या है, शक्ष्यसि, कर सकती हो, और सी आ गया है तो मध्यम पुरुष की क्रिया है, और मध्यम पुरुष का तो बच्चों आप जानते हैं एक ही मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया है, तो वहां तो केवल मात्र एक ही कर्ता हो सकता है, वो है त्वम, तो प्रयोगम भी नहीं हो सकता, और शक्ष्यसि तो क्रिया है, तो त्वम, त्वम ये कर्तृपद हो गया। तो इस प्रकार हमने भाषिक कार्य के भी उत्तर कैसे देने हैं ये जाना है। अब हम देखते हैं अग्रिम प्रश्न को। इस प्रश्न में क्या आएगा, ये कह रहे हैं कि अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानाम प्रसंगानुसारम समुचितम उत्तरम। अब क्या होता है बच्चों, एक शब्द के एक से अधिक अर्थ हो सकते हैं, इसलिए किस प्रसंग में उसका प्रयोग हुआ है इस पर भी उसका उत्तर आधारित रहता है। तो जैसे पहला है, यहां पर प्रश्न देखते हैं, क्रमेलकः का क्या अर्थ है बच्चों, क्योंकि ये पाठों में से सारे आने हैं, तो आप अगर पाठों में से आपने उन वाक्यों को, पाठों को अच्छे से पढ़ा है, तो आपने उस शब्द का अर्थ भी वहां पर अवश्य जान लिया होगा, तो आपके लिए वो आसान रहेगा कार्य। तो क्रमेलकः, क्रमेलकः का अर्थ क्या होता है, क्या गजः, क्या उष्ट्रः या सिंह, तो क्रमेलकः का अर्थ होता है उष्ट्रः, ऊंट। तो ये प्रसिद्ध श्लोक है जहां पर इसका वर्णन आया है। अगला है अजीर्णे भेषजम वारी। अब भेषजम, भेषजम, भेषज का अर्थ क्या है, क्या औषध या चिकित्सक या जलम, तो अब भेषजम का अर्थ होता है औषधम। इसके कुछ अन्य अर्थ भी बनाकर दे सकते हैं जब आपके पास में दिए जाएंगे, जैसे भेष से भी बना के दे सकते हैं, उसके वस्त्र आदि, पोशाक आदि, तो आपको उसमें भ्रमित नहीं होना है, भेषजम अर्थात औषधम। अग्रिम है मदाल से तूष्णीम किमर्थम तिष्ठसि। तूष्णीम, तूष्णीम मतलब चुपचाप, तो क्रोधः ये तो बिल्कुल उल्टा है, सुप्तः ये भी नहीं है, और शांतः शांत होकर चुपचाप, तो ये बनेगा इसका अर्थ शांतः। और आगे ऋग यजुः सामवेदास्त्रयी अथर्वणश्च तुरीयः। तुरीयः, तुरीयः का अर्थ क्या है, तुरीयः का अर्थ है क्या तृतीयः या चतुर्थः या फिर पंचमः, क्या अर्थ होगा, चतुर्थः। तुरीयः का अर्थ है चतुर्थः। आप ऐसे भी देख सकते हैं कि ऋग यजुः और साम ये तीन वेद हैं, और अथर्वण जो है वो चौथा है, तो चतुर्थः, ऐसे भी आप इसका अर्थ निकाल सकते हैं। तो बच्चों अब बचे हैं 10 अंक संस्कृत साहित्य इतिहास के, अब उन्हें भी हम देख लेते हैं, और उससे हमारा जो है वो बहुविकल्पात्मक जो भाग है, जो अभाग है, वो पूर्ण हो जाएगा। तो जो अब 7वां प्रश्न आएगा आपके पास में, इसमें कवि, उसकी रचना, या जो आपके पाठ हैं, 9 पाठ लगे हुए हैं, उनमें जो जो पाठ हैं आपको उन पाठों का नाम पता हो, वो पाठ किस रचना से लिए गए हैं ये पता हो, और साथ ही उस रचना को लिखने वाला कौन है, ये 3 बातें आपको पता हैं, और साथ में आपको उनका जो काल है, काल भी आपको पता हो। तो ये 3-4 बातें उसके विषय में जानने से आपके अधिकांश जो यहाँ के जो 3 अंक हैं ना, ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो जैसे देखते हैं अब कि प्रतिमा नाटकस्य रचयिता का, अब ये यहाँ पर सब सामान्य ज्ञान की और आपके स्मरण करने के आधार पर आप यहाँ पर उत्तर दे पाएंगे। तो प्रतिमा नाटक के रचयिता कौन है, भास हैं, भारवी हैं या कालिदास हैं, तो ये हैं भासः। और प्रतिमा नाटक में से आपका जो पाठ है वह लिया गया है मातुराज्ञा गरीयसी, तो उस पाठ के आधार पर यह प्रश्न पूछा गया है आपसे। अगला है बल्लाल सेनेन कः ग्रंथः रचितः। बल्लाल सेन के द्वारा कौन सा ग्रंथ रचा गया है, तो बल्लाल सेन के द्वारा आपका ग्रंथ जो रचा गया है वो है भोज प्रबंधः। और भोज प्रबंध से आपका कौन सा पाठ लिया गया है, ध्यान है आपको, नैके नापि समम गता वसुमती, यह जो पाठ है वो लिया गया भोज प्रबंध से, जिसे बल्लाल सेन ने लिखा है। अगला है अंबिका दत्त व्यासस्य
रचना का अस्ति। अंबिका दत्त व्यास की रचना कौन सी है? तो कौन सी है अंबिका दत्त व्यास की रचना इनमें से? अभिज्ञान शाकुंतलम, पंचतंत्रम या फिर शिवराज विजयम? तो वो है शिवराज विजय। और अंबिका दत्त व्यास जी आधुनिक गद्य के अद्भुत विद्वान माने जाते हैं, गजब विद्वान माने जाते हैं। और इन्होंने शिवराज विजय इनका जो लिखा है वो हिंदी संस्कृत का प्रथम उपन्यास भी उसे कहा जाता है। तो शिवराज विजयम है। और फिर पुरंध्री पंचकम इत्यस्य लेखिका का। अब लेखिकाएं जो हैं वो हमारे पाठ्य पुस्तक में देखिए कुल मिलाकर बहुत ज़्यादा लेखिकाओं के पाठ नहीं हैं। उनमें भी जो है वह या तो पंडिता क्षमा राव का है, 11वीं एकादशी कक्षा में है। वेद कुमारी घई जो है वह इनके द्वारा रचित है पुरंध्री पंचकम। तो वेद कुमारी घई ये हैं पुरंध्री पंचकम की लेखिका। तो इस तरह से हमने ये 3 अंकों को भी जान लिया। अब हम 8वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब 8वां और 9वां ये गद्य और पद्य इन दोनों में रहेंगे और 8वें में विशेष रूप से नाटक रहेगा। तो रिक्त स्थानम गेयता भवति, गेयता होती है। गेयता मतलब गाया जा सकता है जिसको। तो अब ये देखते ही आप समझ गए होंगे गेयता किस में होती है? पद्य काव्य में, जिसमें श्लोक होते हैं। श्लोकों को ही पद्य भी कहा जाता है, कविता को भी पद्य कहा जाता है, ये आप जानते हैं। तो आप थोड़ा इसको ध्यान कर लें कि गेयता भवति। और बच्चों संस्कृत साहित्य इतिहास पर जैसा मैंने कहा कि 7वां, 8वां और 9वां इन पर जो प्रश्न बन सकते हैं वो उन अधिकांश प्रश्नों को समाहित करके हम एक वर्कशीट हमने बनाई है और वो वर्कशीट जल्दी ही आपके सम्मुख वो होगी। तो आप उसका इंतज़ार करें। और मुझे लगता है कि उसको यदि आप देख लेंगे, पढ़ लेंगे, हम उसकी वीडियो भी आपको देंगे और वहाँ से आपका अभ्यास के लिए गूगल अभ्यास पत्र भी वहाँ से आपका बनाएंगे, जिससे आप अपने आप को आंक सकें कि आपको संस्कृत साहित्य के किस प्रश्न का कौन सा उत्तर आपको समझ आया है। तो उसको आप जरूर देखिएगा। अगला है नाटके न्यूनाति न्यूनाः अंकाः भवन्ति। कम से कम अंक होते हैं नाटक में। कितने अंक होते हैं नाटक में? कम से कम। तो कम से कम तो 5 अंकाः भवन्ति, 5 अंक होते हैं। अगला है नाटके मुख्यः रसः भवति। नाटक में मुख्य रस कौन सा होता है? नाटक में मुख्य रस तो हास्य या वीर या फिर रौद्र। तो नाटक में जो है वह मुख्य रस होता है वीर। वीरः रसः मुख्यः भवति। तो गद्य काव्य से भेद उत्साह। गद्य काव्य के 2 भेद कौन से हैं? गद्य का यही पूछा है कि गद्य काव्य के भेद कितने हैं। तो भेद कितने हैं बच्चों? ये शब्द अपने आप बता रहा है कि भेदौ द्विवचन में है तो कितने भेद होंगे? 2। तो द्वौ भेदौ ये विशेषण विशेष्य है यहाँ पर। और अब हमारा अंतिम प्रश्न है यहाँ पर बहुविकल्प आधारित में। और प्रश्न है 9वीं का पहला भाग कि गद्य काव्यम कीदृशम भवति। अब गद्य काव्य कैसा होता है? पद्य में तो गेयता होती है तो छंद का नियम होता है वहाँ पर, लेकिन गद्य काव्य तो जैसे आप जो पाठ पढ़ते हैं, जो पहरे लिखे हुए होते हैं वो सब गद्य होता है। तो वहाँ पर वो कैसा होता है? वो छंदो रहितम। क्योंकि जो छंदो युक्तम है या छंदो सहितम दोनों एक ही बात है, ख और ग, तो वो तो पद्य होता है। तो उसका विपरीत होता है गद्य, तो छंदो रहितम। अगला है महाकाव्यम कस्य भेदः अस्ति। महाकाव्य किसका भेद है? अब जब आप पढ़ते हैं आगे पद्य और गद्य का तो आपने पढ़ा होगा कि पद्य काव्य के 2 भेद होते हैं। कौन से? प्रबंध काव्य और मुक्त काव्य। और आगे प्रबंध काव्य के भी 2 भेद होते हैं, महाकाव्य और खंड काव्य। तो महाकाव्य किसका भेद है? पद्य काव्य का। तो पद्य काव्य के 2 भेद हैं, महाकाव्य और खंड काव्य। और खंड काव्य का ही एक और नाम क्या है? गीति काव्य। तो ये आप ध्यान रखिए बातें, ये जरूरी नहीं यही प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। तो अन्य प्रश्न इसके साथ के जुड़े हुए प्रश्न भी मैंने आपको बता दिए हैं यहाँ पर। और गद्य पद्यमयम काव्यम भवति, जिसमें गद्य भी हो और पद्य भी हो, तो उस काव्य को क्या कहा जाता है? गद्य कहा जाता है, पद्य या फिर चंपू? तो उसे कहा जाता है चंपू। जहाँ दोनों मिश्रित हो ना तो वो काव्य है चंपू काव्य। और अग्रिम प्रश्न है कि मात्राणाम अक्षराणाम निश्चिता संख्या कस्मिन् काव्ये भवति। भाई मात्रों और अक्षरों की निश्चित संख्या क्या गद्य में हो सकती है वो? क्योंकि गद्य तो पहरों में लिखा जाता है, पंक्तियां सामान्य रूप से लिखी जाती है, तो वहां तो आप अक्षरों की संख्या निश्चित नहीं कर सकते हैं। पद्य मतलब श्लोक। अब श्लोक में आप देखते हैं कि एक ही मतलब
एक हर श्लोक जो है वो उसमें अक्षरों की संख्या निश्चित रहती है, तो ये काव्य है पद्य काव्य है। और चंपू काव्य में तो क्योंकि गद्य भी होता है तो फिर आप इसे नहीं कह सकते हैं, तो उत्तर बनेगा पद्य काव्य ही। तो अग्रिम प्रश्न है ओज गुण कस्मिन् काव्ये प्राधान्येन भवति। ओज गुण जो होता है वो किस काव्य में। अब ओज गुण जो है वो हमने भी देखा था कि क्या वो गद्य में होगा या पद्य में होगा या चंपू में होगा। तो पद्य में तो सरसता कोमलता होती है, तो ओज गुण जो होगा वो गद्य काव्य में प्राधान्येन भवति, प्रधानता से होता है। ऐसा नहीं कि पद्य में नहीं होता है, पद्य में भी होता है लेकिन मुख्यतया नहीं होता, प्रधानता से नहीं होता है। प्रधानता से तो गद्य काव्य में ही होता है मुख्य रूप से। तो इस प्रकार हमने जाना है बच्चों अपने अभाग को। अभाग में जो भी प्रश्न आए हमने उनको समझा है। मैं आशा करता हूँ कि ये आप तक अवश्य पहुँचा होगा और आपने इस वीडियो को जो है वह आपने अच्छे से समझा है। तो अब मैं समझता हूँ आपके अंक भी यहाँ पर पूरे आएंगे। तो आगे हम और भी वीडियोज़ इस विषय में लेकर आने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को अधिकाधिक शेयर कीजिएगा जिससे आपके अन्य दोस्तों तक भी यह पहुँचे और उन्हें भी लाभ हो। मिलते हैं आपके लिए उपयोगी अग्रिम वीडियो में। धन्यवाद।